Hello students, I welcome you all to UnoFin. Today we will continue our chapter What is Democracy and Why Democracy. ये इस चैप्टर का सेकंड एंड लास्ट पार्ट होगा. इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमारा रेस्ट ऑफ द चैप्टर है. बेसिकली लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके कुछ बहुत फीचर्स हम लोगों ने देखे थे, उसके कुछ बेनिफिट्स देखे थे. और आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डेमोक्रेसी इतनी डिमांड में क्यों है, या फिर सभी जो भी गवर्नमेंट्स हैं दुनिया में, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो खुद को एक डेमोक्रेसी क्यों बोलना चाहते हैं. या फिर हम कहें कि डेमोक्रेसी की ऑल टुगेदर इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फेवर में हम क्या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, एंड डेमोक्रेसी खुद में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कैसे है, उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे. नाउ अगर हम यहाँ पर देखें कि तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो भी ट्राई करता है कि हमारा जो पूरा गवर्नमेंट है ये इन डेमोक्रेटिक फॉर्म में वर्क करे. तो ये क्यों चाहता है, या फिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है डेमोक्रेसी का? सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत एक्सेप्ट किया जाता है? ऐसा नहीं है. किसी भी चीज़ को सिर्फ उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा है, या फिर वो हर जगह ब्रांडिंग हो रही है, इसलिए वो अच्छी नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग कोई चॉकलेट खाने जा रहे हो या कुछ भी आप लोग मार्केट में जाते हो, तो सिर्फ इस वजह से कि उसकी बहुत ब्रांडिंग अच्छी है, कोई बहुत ही एक बड़ा फिगर उसका वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, आप उसको नहीं खरीदते हो. आप उसे एक बार खरीदोगे, बट अगर वो अच्छी नहीं होगी तो आप उसको नेक्स्ट टाइम से परचेज़ ही नहीं करोगे. तो होता क्या है कि हमें इसको यूज़ करना है. आपने वो स्पेसिफिक चॉकलेट या चिप्स को ट्राई किया, आपको वो अच्छा लगा, देन आप बोलोगे नहीं ये एक अच्छा ऑप्शन है. तो ऐसे ही डेमोक्रेसी भी क्या है अपने आप में, सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये एक अच्छी चीज़ है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत फेमस है इसलिए आप इसको एक्सेप्ट करो. नहीं, अगर आप डेमोक्रेसी में भी देखें तो हमारे पास बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं. कि इंडिया को ही आप ले लो, कि इंडिया को आप बोलते हो कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ कितनी पॉवर्टी है, हमारे यहाँ कितने करप्शन कितना ज़्यादा है, आए दिन स्कैंडल स्कैम सब कुछ सामने आते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है आपको खुद पता है. या फिर गवर्नमेंट हमारे लिए कितना वर्क करती है, कितनी डेडिकेशन के साथ. या पॉलिटिकल पार्टीज़ का एम क्या होता है थ्रू आउट द इलेक्शन प्रोसेस. बहुत ही कम मुझे लगता है उनका एम ये होता है कि वो पब्लिक को सर्व करेंगे. ब्लैक मनी यूज़ होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस, मास पावर, सब कुछ यूज़ होता है इलेक्शन को जीतने के लिए. अब जब इतनी सारी गलत चीज़ें हो रही है डेमोक्रेसी के अंदर, तो आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. अब इसको हम लोग देखेंगे, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके. कुछ लोग बोलते हैं येस इट इज़, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं. तो वो सारे हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है. नाउ व्हाट डज वी मीन बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं? तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या है कि सपोज दैट 3 पार्टीज़ हैं, ए, बी एंड सी. ठीक है, इसमें एक पार्टी है जिसने इलेक्शन जीता और इसके पास मैंडेट है. इट मीन्स इसके पास 50% प्लस 1 वोट्स हैं यहाँ पर स्पेसिफिक पार्टी के पास. तो ये अपनी 5 साल की पूरी गवर्नमेंट वर्क करेगी. बट सपोज दैट यहाँ पर इस एक स्पेसिफिक पार्टी के पास नहीं है, तो ये क्या करेगी, पार्टी बी से बोलेगी आप हमको सपोर्ट करो. ठीक है, और फिर हम वर्क करते हैं. बट यहाँ पर अब होगा क्या कि यहाँ पर जो सारी पॉलिसीज़ हैं, ये जो पूरा काम है, ये पार्टी ए के अकॉर्डिंग तो सिर्फ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पार्टी बी भी कर रही है इन्हें. तो इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है वो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है कहीं ना कहीं, कि कब तक पॉलिटिकल पार्टी बी पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करेगी. जिस दिन ब्लैकमेल किया पॉलिटिकल पार्टी बी ने और ए ने उनकी एक्सेप्ट नहीं की डिमांड्स को, उस दिन सपोर्ट बी खींच लेगी और पार्टी आपकी जो है कोई मतलब नहीं रह जाएगा. इट मीन्स गवर्नमेंट आपकी गिर जाएगी. तो कई बार इसमें होता यह है कि जो बहुत बिग डिसीजंस हैं या फिर जो लैंडमार्क डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाती हैं पार्टीज़. बहुत बोल्ड डिसीजन लेने में इश्यूज़ आते हैं, जिसको आपने कोलिशन पॉलिटिक्स के नाम से आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का एक अगेंस्ट में आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो. सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है कि मोरालिटी का इशू आ जाता है. मोरालिटी का इशू कैसे आता है? अभी जैसे हमने बोला कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एम क्या होता है पार्टीज़ का, उनका एम सिर्फ एक होता है कि उनको इलेक्शन जीतना है. अब वो कैसे जीतना चाहते हैं, उसमें उनको वहाँ पर मसल पावर यूज़ करना है, उन्हें वहाँ पर गुंडे लगाने हैं, उनको वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करनी है, उन्हें पैसे खर्च करने हैं, दारू पिलानी है. इट मीन्स वो सब कुछ करेंगे XYZ. उनका एम क्या है? उनका एम है यहाँ पर अपने इलेक्शन को जीतना.
अब जब पार्टीज़ इतने करप्ट मेजर्स को यूज़ करती हैं तो यहाँ पर एक एथिकल स्टैंडर्ड या फिर यहाँ पे मोरालिटी का क्वेश्चन आ जाता है कि जो पार्टी इस तरह के गलत मीन्स को यूज़ कर रही है, क्या गारंटी है कि वो पार्टी गवर्नमेंट में आने के बाद पब्लिक के लिए काम करेगी। अगर कोई एक कैंडिडेट है, उसने 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने इलेक्शन पे, तो उसका पहला एम तो यही होगा ना कि वो अपने 1 करोड़ रुपए रिकवर करे, और ये 1 करोड़ रुपए फेयर मैनर में तो रिकवर होंगे नहीं। इसके लिए क्या है, करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जब आप करप्शन में इन्वॉल्व होगे तो आप पब्लिक के लिए वेलफेयर कैसे करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मैल प्रैक्टिस यहाँ पर सामने आती है। तो अब यहाँ पर एक मोरालिटी का इशू हमें देखने को मिलता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में डिले कैसे होता है। अब देखिए, डेमोक्रेसी का तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी लोग हैं उनको कंसल्टेशन उनका होना चाहिए। इट मीन्स सभी लोगों की डिमांड्स को सुना जाना चाहिए, वो उनका क्या से है, उनका क्या आर्गूमेंट है। अब ये बहुत ही डेलिबरेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, आपकी क्लास में अगर 30 लोग हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं और क्लास में कोई डिसीज़न लिया जाना है, अगर ये डिसाइड होता है कि डिसीज़न लिया जाएगा सभी से बात करके, तो इट मीन्स 30 लोगों के आपको आर्ग्यूमेंट्स को सुनना पड़ेगा, उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को आपको डील करना पड़ेगा और फिर एक मिड पाथ निकालोगे आप। अब ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट का जो भी प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही डिले क्रिएट करता है। इट मीन्स सपोज दैट कोई यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन लेना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपकी कंट्री के लिए, बट वहाँ पर क्या होगा फिर कि मीडिया घुस जाएगा बीच में, अपोजिशन पार्टीज़, रैलीज़, प्रोटेस्ट्स, ये सारी चीज़ें बीच में आती हैं। तो कई बार होता यह है कि डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। सपोज दैट एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी ए है, वो चाहती है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना। अब उसको उसके लिए क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट से उसको क्लियरेंसेस चाहिए होंगे। सपोज दैट उसको लैंड खरीदनी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है, सारा कुछ। अब यहाँ पर एक एनजीओ है या फिर मीडिया ग्रुप आएगा, कहेगा नहीं ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर इससे पोल्यूशन क्रिएट होगा, पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है, तो या फिर ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर फिर ये डेलिब्रेशन होगा और डिसीजन मेकिंग में इशू हो जाएगा। हो सकता है तब तक पार्टी यहाँ पर जो कंपनी ए है ये कह दे नहीं अब हम आपके कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग रहा है, हम मीनवाइल दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना। वहाँ पर गवर्नमेंट हमको तुरंत एक दिन में बोल रही है कि लैंड ले लो भाई, अपना इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कोई इशू नहीं आएगा आपको गवर्नमेंट या अपोजिशन की तरफ से। तो कई बार डेमोक्रेसी में ये इशू आता है। फिर एक फोर्थ यहाँ पर इशू होगा रिप्रेजेंटेटिवनेस का। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर 4 लीडर्स खड़े हुए हैं, A, B, C एंड D। ओके, अब आपको इलेक्ट करना है किन के बीच में, आपको इलेक्ट तो इन्हीं 4 लोगों के बीच में करना है। सपोज दैट ये 4 के चारों लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं ही नहीं, इट मीन्स सारे करप्ट हैं या फिर ये आपके एरिया से नहीं हैं, इनको आपका इशू ही नहीं पता है कि आपके लोकल एरिया में क्या लोकल इशूज़ हैं। तो अब आपको चूज़ इनमें से ही करना है। अब क्या गारंटी है कि इनमें से कोई एक आदमी आएगा और इसको पता है कि क्या इशू हैं आपके। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है रिप्रेजेंटेटिवनेस पर कि जो हम लीडर इलेक्ट करके भेज रहे हैं वो एलिजिबल भी है हमारी डिमांड्स को केटर करने के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आप अगेंस्ट में देख सकते हो वो है अक्यूमेन ऑफ कॉमन मासेस। इट मीन्स हमारी कंट्री में इतनी यहाँ पर इलिटरेसी है। ओके, और कई बार तो ऐसा होता है कि नॉन सीरियस भी लोग होते हैं, वो वोट करते टाइम उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी आएगी कौन सी पार्टी नहीं आएगी, या फिर उन्हें पता नहीं होता है कि सही कैंडिडेट डिसाइड कैसे करना है। कई बार वो कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर वोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि कोई पार्टी ए सपोज दैट उसने वो उनका मैनिफेस्टो अच्छा है, वो अच्छे प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हम एजुकेशन पे वर्क करेंगे और ये सारी चीज़ें, बट फिर कुछ लोग हैं ऐसे जो यहाँ पर 500 रुपये आपके लेंगे, दारू मुर्गा आप खाएंगे और 1000 रुपये लेंगे और वोट कर देंगे। अब ये जो लोग हैं जो ऐसा करते हैं, आप इनके एक्यूमेंट पर क्या क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या मतलब ऐसे लोग को एलिजिबल भी होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग तो मतलब फिर कोई मतलब ही नहीं इनका वोट देने का, ये लोग तो कोई सेंस नहीं आता ना। तो कई बार इनके एक्यूमेंट पर भी एक सवाल उठता है कि क्या ये लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। तो इससे समझ में क्या आता है कि ये कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। इट मीन्स डेमोक्रेसी कोई जादू नहीं है कि डेमोक्रेसी आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, रोडें बन जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, करप्शन हट जाएगा। इट्स जस्ट कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर हम सभी इक्वल होते हैं, हम सभी की बातों को सुना जाता है और उसके बाद कोई डिसीज़न लिया जाता है। इट मीन्स कि जो भी डिसीज़न लिया जाएगा वो सभी को बातों को सुनने के बाद लिया जाएगा और उसका जो भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसके जिम्मेदार हम लोग खुद होंगे,
क्योंकि इस डिसीजन से अल्टीमेटली क्या है, हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है और उस डिसीजन को हमने खुद लिया है तो वो फेयर है। ओके, फिर वो अच्छा उसका आउटकम हो या नेगेटिव हो, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बट सपोज दैट कोई डिक्टेटर है, वो डिसीजन ले रहा है हमारी लाइफ का, अब उसका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब वो फेयर तो नहीं हुआ ना। तो ये है यहाँ पर डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस खुद में अपनी एक। ये कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बट क्या है, ये बेस्ट है जितनी भी अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। आप डिक्टेटरशिप ले लो, आप मोनार्की ले लो, ठीक है, या फिर आप मिलिट्री रूल ले लो, आप जो भी ले लो, जितनी भी हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, या उनमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी के फेवर में क्या आर्गूमेंट्स हैं। अभी तो हमने अगेंस्ट में देख लिया, इनस्टेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, फिर रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड एक्यूमेन। अब यहाँ पर एक पहला आर्ग्यूमेंट जो आता है ना, वो आता है कि चाइना में एक केस स्टडी थी। चाइना में 1958 से 61 के बीच में एक फेमाइन हुआ, ठीक है, और ये वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। इट मीन्स इतने ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में कभी भी भूख की वजह से नहीं मारे गए। और ऐसी फेमाइन किसी भी एक इंडिपेंडेंट, सब यहाँ पे आप लोगों को गौर करना है, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक, कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ पर इतना बड़ा लार्ज स्केल फेमाइन आया हो। और यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? अगर चाइना में भी सपोज दैट अपोजिशन होती है, अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर फेयर मीडिया हाउसेस होते हैं, तो वो लोग रेज़ करते हैं ना इस इशू को कि आप लोग क्यों इतना मिसमैनेजमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से लोगों की इतनी डेथ हो रही है, लार्ज स्केल पर फेमाइन आ रहा है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस एक दिखाता है कि डेमोक्रेसी के कितने बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं इन पॉजिटिव मैनर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग कुछ बुलेट पॉइंट्स देखें तो ये क्या है कि पहला, वो रिस्पॉन्सिव होती है गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है, अगर कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी हमें अफेक्ट करेगी, ठीक है, और अगर ये पॉलिसी हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, और इस प्रोटेस्ट की जो डिमांड्स हैं उसको गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शंस आएंगे उन पर वोट नहीं करेंगे उन्हें, या फिर तो उनकी जो सपोर्टिंग पार्टी है ना, जिसने बात की थी ABC, हो सकता है ये पार्टी बोले कि आप लोगों की डिमांड्स को सुन नहीं रहे हो, अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है गवर्नमेंट जो पब्लिक की डिमांड्स हैं उनको लेकर के, अकाउंटेबल होती है। इट मीन्स जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चंस रेज़ किए जाएंगे, कोई अगर गलत पॉलिसी ली गई, उससे इशू है लोगों को, तो अपोजिशन यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चंस रेज़ करेगा। जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपकी पॉलिसी ऐसी क्यों है जिससे लोगों के नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये अकाउंटेबल भी होती है। साथ में यहाँ कंसल्टेशन भी होता है, जैसे हमने बात की, कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी, कंसल्ट किया जाएगा लोगों को। जब भी कोई भी बिल यहाँ पर एक्ट पास होता है गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट पास करती है पार्लियामेंट में, तो ऑनलाइन पोर्टल पे लोगों को, कॉमन मासेस, हम लोग वहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं, ड्राफ्ट बिल को पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं इसमें ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें आप ये ऐड कर सकते हो। इट मीन्स हम लोग भी डायरेक्टली जो पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थोड़ा ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है? क्योंकि हमने बताया ये रिस्पॉन्सिव है, यहाँ अकाउंटेबल है, और यहाँ पर कंसल्टेशन होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर सपोज दैट 3 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं और वो बोल रहे हैं कि A बोलता है कि हम हैप्पी हैं इस पॉलिसी से, इस डिसीजन से, B बोलता है हम नहीं है, और C बोलता है कि हम भी नहीं है, तो पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में यहाँ पर डिस्कशन होगा इनके बीच में, और एक मिड पाथ निकाला जाएगा, और इस मिड पाथ पर ही डिसीजन बनेगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ईजिली रिजॉल्व किए जा सकते हैं कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। साथ में यहाँ पर क्या है, बैलेंस होता है, कोई भी परमानेंट विनर या लूज़र नहीं होता। आज ग्रुप A को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी डिमांड्स में, तो कल को B को भी करना पड़ेगा, और परसों को C को भी करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर डाइवर्सिटी को भी यहाँ पर हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और कंपोजिट कल्चर को भी। ये कैसे होता है, जब यहाँ पर आप, इतना बड़ा देश है, ठीक है, इंडिया इतना बड़ा देश है, यहाँ पर हर एक स्टेट से MPs इलेक्ट होते हैं और वो जाते हैं अपना पार्लियामेंट में। इट मीन्स हर एक स्टेट के जो यहाँ पर हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, वहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ पर। वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, वो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के हो सकते हैं, वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं।
उन सब की डिमांड्स वहाँ पे सुनी जाएंगी, उन पर कंसल्टेशन होगा, उसके बाद ही पॉलिसी मेकिंग होगी। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अगर मलयालम बोलते हो या कन्नड़ बोलते हो तो आपकी बात को सुना नहीं जाएगा, या फिर आप एक स्पेसिफिक रिलीजन के हो तो आपकी बात को सुना नहीं जाएगा। डेफिनेटली उनको भी एड्रेस किया जाएगा, आपके इश्यूज़ को भी। जो कंपोजिट कल्चर है, इट मीन्स सर्वधर्म संभाव, कि सभी जो रिलीजन या डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ में रहने को हम प्रमोट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी बनी रहती है। साथ में यहाँ पर डिग्निटी ऑफ सिटीज़न होता है डेमोक्रेसी में। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी बातों को सुनती है, हमारे राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाता है। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइवलीहुड है, ठीक है, राइट टू लाइफ है, इसको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर जुडिशरी होगी इंडिपेंडेंट फॉर्म में। अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो जुडिशरी उस पर एक्शन लेगी। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी रहती है कि हर एक आदमी, जितने भी लोग हैं, उनकी वोट की वैल्यू सेम होगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक स्पेसिफिक रिलीजन से हो तो आपकी वोट की वैल्यू 2 यूनिट होगी, या फिर आप दूसरे रिलीजन से हो आपकी वोट की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं, सभी के राइट्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट्स है जो कि इसके फेवर में आप कह सकते हो। तो इससे हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल है और रिस्पॉन्सिव है। इट मीन्स अगर कोई गलत डिसीजन लिया जा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर तो उसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने पहले ही बात की थी, रिप्रेजेंटेटिवनेस का क्वेश्चन आता है कि जो लोग वहाँ पर गए हैं वो कितने एलिजिबल हैं, या फिर जो लोग वोट कर रहे हैं वो कितने एलिजिबल हैं, क्या उनके पास इतना एक्यूमेन है। तो कई बार हो सकता है कि जो पॉलिसी मेकिंग है या फिर डिसीज़न जो है गलत ले लिया जाए। तो जब उस पर क्वेश्चन रेज होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो मिस्टेक्स हैं उनको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक बिल पास हो गया है, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं तो उस पर हम लोग उसको अमेंडमेंट करेंगे और वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। और एक एडिशनल आर्गूमेंट यहाँ पर ये भी है कि जो हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो उसमें कभी भी आपको जो फुल स्केल वॉरफेयर होती है तो कभी भी 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में नहीं हुई है आज तक। आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में होता है, या पाकिस्तान चाइना के बीच में क्लासेस होते हैं, या यूक्रेन और रशिया के बीच में। बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, चाहे आप पाकिस्तान का एग्जांपल लो या चाइना का लो या फिर रशिया का लो, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं है, ओके। अब ये तो हमने आर्ग्यूमेंट्स देख लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी की। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर ही होती है, या फिर डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं, जो डेमोक्रेसी है ये कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, या फिर ये सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई नहीं होती है। डेमोक्रेसी खुद में एक वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। ये खुद में क्या है, एक वैल्यू सिस्टम है। एक ऐसा वैल्यू सिस्टम है जहाँ पर जो भी लोग हैं, जो, ठीक है, जिनके ऊपर डिसीजन मेकिंग का इफ़ेक्ट आएंगे, उनकी बात को सुना जाएगा, चाहे वो फैमिली के लेवल पर हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या फिर आपकी क्लास हो या फिर स्कूल हो। सपोज दैट आपका क्लास है, ठीक है। अब क्लास में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसका इफेक्ट तो आपके ऊपर पड़ेगा डायरेक्टली। और अगर इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक एक स्टूडेंट से राय ली जा रही है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हो रही है पॉलिसीज़, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिसी मेकिंग है। अदरवाइज़ नहीं। सेम चीज़ आपकी फैमिली में है। अगर आपकी फैमिली में जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें सभी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, छोटे बड़े, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर उनकी बात को सुना जाता है तो फिर वो डेमोक्रेटिक फैमिली स्ट्रक्चर आपका होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, जैसे हमने देखा यहाँ पर कि टीचिंग में हो सकता है या फैमिली में हो सकता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन और कंसेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा आपने कि ये क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक वैल्यू सिस्टम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेमोक्रेसी खुद में एक आइडियल है। इट मीन्स डेमोक्रेसी हमें हर समय यहाँ पर प्रोवोक करता है, या फिर हम कहें प्रमोट करता है, या फिर हम कहें कि मोटिवेट करता है कि जो डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस है, चाहे वो फैमिली में हो, स्कूल में हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, उसको वो बेटर कर सकें। वहाँ पर हम लोग अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन और कंसेंट टेकिंग, और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग जो डेमोक्रेसी के बारे में जो भी पढ़ना था
वो इतना ही था। हम लोग हायर क्लासेस में इससे ज़्यादा देखेंगे आगे। अपने चैप्टर के लिए इतना ही था। ओके, तो नाउ वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, एंड टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।